सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहतरीन सेशन में। तो आज की तारीख है 13th में। हमेशा की तरह मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास है डेज एंड थीम्स के न्यूज़, अपॉइंटमेंट एंड रिजिग्नेशन, रैंक एंड रिपोर्ट्स, MOU, मीटिंग्स, स्कीम्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने है डेज एंड थीम से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। रिसेंटली क्या हुआ है भैया? देखो, एक सेलिब्रेशन हुआ है और ये सेलिब्रेशन कौन से बर्ड्स को देखते हुआ है? तो माइग्रेटरी बर्ड्स। अच्छा, ये माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से बर्ड्स होते हैं जो कि भैया बहुत लंबा सफर तय करती हैं, हर साल बहुत लंबा सफर तय करती हैं। और सफर तय करने के पीछे रीजन क्या है? तो या तो उन्हें भैया ब्रीडिंग करना होगा, है ना, या तो अपने यंग वंस को, है ना, जो उनके बच्चे हैं, यंग वंस को टेक केयर करना होगा, है ना। तो अलग अलग रीजंस की वजह से, है ना, चाहे उनको फीड करना होगा, ठीक है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं। इतना ट्रैवल करती हैं कि एक देश से दूसरे देश में भी पहुंच जाती है। और उन्हीं बर्ड्स के लिए, है ना, उन्हीं बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए हर साल हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बात। इसका सेलिब्रेशन 2 बार होता है। ठीक है, इसका सेलिब्रेशन साल में 2 बार होता है। पहला सेलिब्रेशन होता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे, है ना, मई के सेकेंड सैटरडे में इसका सेलिब्रेशन होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के भी, है ना, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो यहां पे आप देखोगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का जो सेलिब्रेशन होता है वो साल में 2 बार होता है। एक बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मे एंड एक बार सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो इस बार जब मई आया, मई का सेकंड सैटरडे किस तारीख को हुआ? तो इस बार मई का सेकंड सैटरडे जो है वो 10th मई को हो रहा है। ठीक है, तो 10th मई को रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। अच्छा, माइग्रेटरी बर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर आपने सुना होगा साइबेरियन क्रेन, सुना है साइबेरियन क्रेन, आपने सुना होगा फ्लेमिंगोज, है ना, आपने सुना होगा फ्लेमिंगोज, आपने सुना होगा रफ। ये सारे क्या है? ये सारे जो होने वाले हैं माइग्रेटरी बर्ड्स होने वाले हैं। और इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, हम एक दिवस सेलिब्रेट करते हैं साल में 2 बार। एक बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और एक बार सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। क्लियर बात? इंडिया के अंदर ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस बार का थीम आपको याद रखना है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी सिटीज को हमें डेवलप करना है जो कि बर्ड फ्रेंडली हो। ठीक है, आई अवर नेक्स्ट न्यूज इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। आपसे पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंट्स whom as the acting chairperson of NALSA। नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, नालसा क्या होता है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सर्विसेज अथॉरिटी। याद रहे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे फॉर्म करने के लिए, इस बॉडी को फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक्ट पास किया गया होगा। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा? तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, है ना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत हमने एक बॉडी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या हो जाएगा? नालसा। अच्छा, इस बॉडी को स्टैब्लिश किया कब गया? तो याद रहे, इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया 9 नवंबर 1995। ठीक है,
9 नवंबर 1995। इस बॉडी का काम क्या है? तो याद रखना, ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, है ना, जो कि एलिजिबल है, ऐसे लोग जो कि एलिजिबल है उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ ही साथ आप देखोगे लोक अदालत, है ना, लोक अदालत कि ऑपरेशंस को देखने का काम भी यही करेगा ना, लोक अदालत कंडक्ट करने का काम, ठीक है। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम भी इसी का होने वाला है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम बाय कंडक्टिंग लोक अदालत इसी का काम होने वाला है, ये बात भी ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है भैया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, याद रखें, है ना, इसके पैट्रॉन इन चीफ कौन होते हैं? तो इसके पैट्रॉन इन चीफ, ठीक है, इसके हेड को हम क्या बोलते हैं? पैट्रॉन इन चीफ बोलते हैं। तो इसके पैट्रॉन इन चीफ जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होने वाले हैं, ठीक है, हमेशा सीजीआई इसके पैट्रॉन इन चीफ होने वाले हैं। प्रेजेंट में आपको संजीव खन्ना साहब देखने को मिलेंगे। कौन? संजीव खन्ना एज दी सीजीआई ऑफ इंडिया या पैट्रन ऑफ चीफ ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में, इसके एक्टिंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं। और ये अपॉइंटमेंट हो किसका रहा है? तो हो रहा है जस्टिस सूर्यकांत, है ना, जस्टिस सूर्यकांत। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनको एक्टिंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ना, किसका? तो नालसा का। क्लियर न्यूज कंफर्म करो। तो नालसा, ठीक है, जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एलिजिबल लोगों को, जो कि लोक अदालत कंडक्ट कराने का काम करेगी, जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना। और इसके इस पर्टिकुलर बॉडी के पैट्रॉन इन चीफ कौन होते हैं? तो सीजीआई होते हैं, ये बात भी ध्यान में रख लेना, ठीक है, बिल्कुल। किसको रिप्लेस किया गया है? तो यहां पे गवई जी, जस्टिस गवई को, है ना, रिप्लेस किसको किया गया है? तो जस्टिस गवई को रिप्लेस किया गया है, जस्टिस बी आर गवई को यहां पे रिप्लेस किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपसे पूछा है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड, व्हाट इज इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट आ रहा है भैया 2021 वाला, ठीक है। पहली बात तो क्या, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है। आप पूछोगे सर अगर ये एनुअल रिपोर्ट है तो मैंने यहां पे साल 2021 क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पे 2021 के डेटा को पिछले डेटा से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। ये सभी स्टेट्स एंड यूटी के अंदर कंडक्ट किया जाता है, सभी स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर कंडक्ट किया जाता है। याद रखना, इंडिया की लार्जेस्ट, है ना, इंडिया की लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे होने वाला है, इंडिया की लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे होने वाला है ये, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे होने वाला है क्या? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2001। ये बात तो समझ गए। अब इस रिपोर्ट में आपसे पूछा गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, एक एक करके समझते हैं कि भैया कंसेप्ट क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एंड प्रेजेंट में कितनी है। चलिए, बोला है इंडिया विटनेसेस अ स्टेडी डाउनवर्ड ट्रेंड इन मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 2030। ध्यान से देखो, पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट हमारा कितना है? 17 है, जिसे हमें अचीव करना है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक। अब यहां पे बोल रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉम की डेथ हो रही है, नंबर ऑफ मॉम की डेथ हो रही है पर 1 लाख
बच्चा जब जन्म ले रहा है, पर 1 लाख बच्चा जब जन्म ले रहा है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म देने के दौरान, है ना, मां की डेथ हो जाती है। तो हर 1 लाख बच्चे जन्म देने पर कितने माओ की डेथ हो रही है? अरे ये ज्यादा होगा तो बहुत खराब है ना। जिस देश में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करूं तो यहां पे आप देखोगे 2014-16 के अंदर, 2014-16 के अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 130 हुआ करता था। अब 2000 2019-21, है ना, हाँ, हाँ, 2019 से 21 के बीच में, 2019-21 की डेटा की बात करूं तो यहां पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कितना हो गया? 93 हो गया। मतलब मैटरनल मोर्टिलिटी रेट आप देखोगे 130 से 93 हो गया। यानी कि पहले हर 1 लाख बच्चा जन्म जब देता था तब 130 माओ की डेथ होती थी, अब 93 माओ की डेथ होती है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, ये कहता है कि 2030 को ये डेटा 70 तक लेकर आना है, 70 से कम लेकर आना है। इसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है 0 से लेकर 1 साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे की डेथ हो रही है पर थाउजेंड डिलीवरीज। समझ रहे हो? अगर कोई मां, अगर 1000 बच्चों की डिलीवरी हो रही है तो उसमें 0 से लेकर 1 साल के कितने बच्चे की डेथ हो रही है? तो भैया ये भी कम होना चाहिए। तो पहले आप देखोगे ये 39 हुआ करता था और अब ये रिड्यूस होकर कितना हो गया है? 27 हो गया है। ठीक है। तो कम हुआ है। 2021 का ये डेटा है और ये 2014 का डेटा है। ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसके बाद नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ये भी आप देखोगे 26 पर 1000 लाइव बर्थ हो गया है, था पहले, और अब कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, यानी कि 0 से लेकर 5 साल के बच्चे की डेथ हो रही है पर 1000 बच्चों में से। ठीक है। ये भी रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये भी इंप्रूव हुआ है। सेक्स रेशियो एट बर्थ का मतलब क्या होता है? अगर भैया पहले पहले 899 गर्ल्स 1000 बच्चे पे, 1000 मेल पर 899, 1000 मेल्स पे 899 फीमेल्स हुआ करती थी, अब वही 1000 मेल्स पे, है ना, 913 फीमेल्स हुआ करती है। ठीक है। ये बात भी कौन कह रहा है? ये रिपोर्ट कह रहा है। ठीक है। तो ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में आपको बताई गई है, ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में आपको बताई गई है। साथ ही साथ फर्टिलिटी रेशो की बात भी की जा रही है ना। इस रिपोर्ट में फर्टिलिटी रेशो के बारे में बताया गया है। फर्टिलिटी रेशो का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी रेशो का मतलब होता है कि एक विमेन, है ना, भारत में जो महिलाएं हैं वो एवरेज कितना बच्चा जन्म देगी, एवरेज कितना बच्चा जन्म देगी जब जब तक उसका रिप्रोडक्टरी साइकिल चलता है। तो याद रखना, जो इंडिया का एवरेज होने वाला है ये 2.3 हुआ करता था 2014 में, अब ये कितना है? 2 है 2021 में। एंड सबसे ज्यादा बिहार के अंदर देखने को मिलेगा कितना? 3। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज बिहार में महिलाएं 3 बच्चा जन्म दे रही हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में महिलाएं 2 बच्चा जन्म दे रही हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 2014 के अंदर महिलाएं 2.3 बच्चा जन्म दे रही थी। समझ में आया क्या न्यूज? कंफर्म करो। देखो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब समझ गए। 1 लाख बच्चे को जन्म देने के दौरान कितनी महिलाओं का डेथ हो रहा है? तो पहले आप देखोगे ये 130 था, अब 93 है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब हर 1000 बच्चे जन्म होने पर कितने बच्चों की डेथ हो रही है जिनकी उम्र 0 से 1 साल के बीच में है? तो आप देखोगे पहले ये डेटा 39 था, अब 27 हो गया। इसके बाद नियोनेटल, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट जो है ये पहले हुआ करता था 26, अब है 19, ये भी अच्छा है। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, पर 1000 बच्चों में कितनी की डेथ हो रही है? तो ये भी 45 से रिड्यूस होकर 31 पहुंच गया है। सेक्स रेशियो एट बर्थ, हर 1000 मेल में
कितने फीमेल्स पैदा हो रही हैं, तो भैया इसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हमने देखने को मिला है। फर्टिलिटी रेट की बात करूं तो फर्टिलिटी रेट 2021 में 2 है ना, मतलब ऑन एन एवरेज भारत के अंदर महिलाएं जो है वो 2 बच्चा पैदा कर रही हैं, ठीक है। 2014 में 2.3 था, सबसे ज्यादा बिहार का है 3। क्लियर है बात? क्लियर है? न्यू नेटल केयर, देखो आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में न्यू नेटल, आपको ना एक जब बच्चे की जन्म होती है ना तो उसको न्यू नेटल केयर में रखा जाता है, ठीक है। बच्चे की जन्म होती है उसको न्यू नेटल केयर में रखा जाता है। तो अगर न्यू नेटल है ना, न्यू नेटल मोर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो पर 1000 बच्चे का जन्म में, है ना, मतलब 28 दिन का बच्चा जिसकी डेथ हो रही है, समझ रहे हो बात? मतलब 1000 बच्चे जन्म हुए और उन 1000 बच्चों में से कितने की डेथ हुई जिसकी उम्र 28 दिन या 28 दिन से कम है। इसे हम बोलते हैं न्यूनैटल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूनैटल मोर्टिलिटी रेट। समझ में आया? तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भैया कितना हो गया है? 27 हो गया है। पहले कितना था? 2014 में 39 हुआ करता था। आई होप सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कंफर्म भी कर देना। चलो, है ना। न्यू नेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि 28 दिन के बच्चे, 28 दिन से कम का बच्चा जब उसकी डेथ होती है पर 1000। एमओयू एंड कोलैबोरेशन की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश रिसेंटली लॉन्च उत्तर प्रदेश अग्रीज एन एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे एक एमओयू साइन किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लस किसके साथ मिलकर? तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, है ना, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैंक क्या है भैया? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो इनकम कंट्रीज को लोन देगा, लो इनकम कंट्रीज को लोन देगा, साथ ही साथ मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देगा, मिडिल इनकम कंट्रीज को भी लोन देगा। इन लोन्स का मोटिव क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया ये बोलेगा एक काम करो भैया तुम लोन ले लो, बट लोन किस लिए लोगे? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन लोगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करोगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोग रोजगार पाएंगे तो भैया लोग, है ना, प्रॉफिट होगा, इकोनॉमी ग्रो होगा, ठीक है। तो यहां पे वर्ल्ड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक एमओयू साइन कर रही है। वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को क्या देती है भैया? लोन प्रोवाइड करती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये आईबीआरडी, है ना, आईबीआरडी प्लस आईडीए के साथ मिलकर बना हुआ है। यानी कि आप वर्ल्ड बैंक को जब ब्रेक करोगे ना तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को जब, ये दोनों जब कोलैबोरेट हो जाते हैं तब वर्ल्ड बैंक बनता है, ठीक है। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसे हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है 1945 के अंदर। यहां पे आपको अजय बंगा साहब देखने को मिलेंगे एज प्रेसिडेंट। अजय बंगा साहब एज प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रही है। कोलैबोरेशन किस लिए किया जा रहा है? तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, है ना, अपने यहाँ पे युवाओं को स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे यूपी एग्रीज, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, एंड एआई प्रज्ञा एआई रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। बेनिफिशियरीज कौन होने वाले हैं? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जाएगा तो या फार्मर्स इसके बेनिफिशियरी होंगे। एआई के अंदर स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा तो युवा यहाँ पे बेनिफिट होने वाले हैं। 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसे लॉन्च किया गया है, बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल के अंदर, ठीक है। तो यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा किसकी इनिशिएटिव है? तो उत्तर प्रदेश प्लस वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव है। चलिए, मीटिंग्स एंड समिट्स की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, है ना। पहली बात क्या है? इसकी मीटिंग हुई कहां पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर इसकी मीटिंग हुई है ना।
ये बॉडी स्टैब्लिश कब होती है? 2000 के अंदर स्टैब्लिश होती है। यूनाइटेड नेशंस के किस बॉडी के अंदर ये काम करेगी? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। ये क्या काम करती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करती है। क्या काम करती है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करती है, रिस्टोरेशन का काम करती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन का काम ये करती है। कौन सी बॉडी? तो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो इसकी मीटिंग हुई, आपसे पूछा है कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 20वां एडिशन है। ठीक है, ये इसका 20वां एडिशन, वेरी गुड, 20वां एडिशन है। अच्छा, इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में देखो क्या क्या फाइंडिंग्स है। जब डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसमें फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 25.17% है। बात समझे? इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें फॉरेस्ट कितने हैं? तो 100% होगा ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें फॉरेस्ट कितना है? 25.1% फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। याद आ रहा है? अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव की वजह से क्या हुआ? इस इनिशिएटिव की वजह से, है ना, इस इनिशिएटिव की वजह से आप देखोगे 7.86% मैंग्रोव फॉरेस्ट बढ़े हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए हमारे पास मिस्टी योजना है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो 7.86% बढ़े हैं। कौन सी इनिशिएटिव की वजह से? तो अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की वजह से। इसके बाद हमने लॉन्च किया ग्रीन इंडिया मिशन, है ना। हमने क्या लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन, इस ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर आप देखोगे हमने अफॉरेस्टेशन का काम किया, यानी कि पेड़ों को लगाने का काम किया, पेड़ों को लगाने का काम किया, है ना। और इसके अंदर आप देखोगे 1.55 लाख हेक्टर्स लैंड के अंदर हमने 1.55 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड में हमने पेड़ लगाए। हेक्टर्स लैंड में हमने पेड़ लगाए। एक पेड़ मां के नाम, याद आ रहा है? एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव, एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव। इसके अंदर भी आप देखोगे बिलियंस ऑफ सीड्स जो है हमने लगाए, बीज जो है हमने लगाए हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट रिसेंटली कब हुआ? रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन था? 20वां एडिशन। कहां हुआ? न्यूयॉर्क के अंदर। ये बॉडी 2000 में बनाई जाती है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर काम करेगी। और इस पर्टिकुलर न्यूज में ये हमें पता चला कि इंडिया ने ये चीजें अचीव कर लिया। ठीक है, ये चीजें अचीव कर लिया, वेरी गुड। 25 सीडिंग्स के 25.7%, ठीक है। आओ, स्कीम्स की बात हो रही है, आपसे पूछा है जन सुरक्षा स्कीम। देखिए, देखो, अगर आपसे कोई पूछे जन सुरक्षा स्कीम का मतलब क्या होता है, तो जन सुरक्षा स्कीम का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अरे भैया मैंने इसी को तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है किसको? इंडियंस लोगों को। इंडियंस को यहां पे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। याद रहे, 3 सोशल सिक्योरिटी अंडर दिस पर्टिकुलर जन सुरक्षा इनिशिएटिव। जन सुरक्षा इनिशिएटिव के अंदर, जन सुरक्षा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था कब भैया? तो 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को जन सुरक्षा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जहां पे 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जहां पे 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो जन सुरक्षा इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 के अंदर, इसके अंदर हमने 3 स्कीम्स को लॉन्च किए थे। अब इन तीनों स्कीम्स को भैया क्या हो गए हैं? 10 साल पूरे हुए हैं, यानी कि 10th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे आपसे पूछा है कि जन सुरक्षा स्कीम हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इसमें से कौन सा जन सुरक्षा इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? तो भैया जन सुरक्षा
इनिशिएटिव का पार्ट कौन नहीं होगा? जब आपको ये पता है ये तीनों 2015 की स्कीम है, और अगर आपको ये पता है कि ये तो स्कीम 2024 का है जो कि लॉन्च हुआ था 12 या 13 फरवरी को, 13 फरवरी को ना, 12 फरवरी को, 12 फरवरी को, ठीक है, तो आप आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना का डेट पता होता तो आप आराम से इस क्वेश्चन के अंदर इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो जन सुरक्षा इनिशिएटिव 9 मई 2015, जिसके अंदर 3 इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर मैं पहले वाली की बात करूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। लॉन्च तो सारे 9 मई की हो रहे हैं, बट फीचर्स के बारे में याद कर लें। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कवर स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस कवर स्कीम होने वाला है, ठीक है। 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपकी डेथ होती है तो, 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको मिलेंगे डेथ होती है तो, ठीक है। कौन एलिजिबल है? तो 18 से 50 साल के जो लोग हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, बट इसके लिए आपको मंथली एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कितने का? तो 436 रुपए का एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा 436 रुपए का। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, तो ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक्सीडेंट होगा, डिसेबिलिटी होगी, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। एक्सीडेंट होता है, डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। 2 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। 18 से 70 साल के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, 18 से 70 साल के लोग इसके लिए एलिजिबल है। 12 रुपए, है ना, मंथली प्रीमियम आपको इसमें पे करना है, 12 रुपए मंथली प्रीमियम आपको इसमें पे करना है, ठीक है। दूसरा, तीसरा भैया अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये भी एक जन सुरक्षा स्कीम है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। 18 से 14 साल के लोग, 18 से 40 साल के लोगों के लिए, है ना। 60 साल के बाद आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है क्या? पेंशन बेनिफिट्स मिलेगा, पेंशन बेनिफिट्स मिलेगा। बट उसके लिए, उससे पहले आप देखोगे 2000 से लेकर हाँ, 3000 से लेकर 5000, ना, 3000 से लेकर 5000 तक आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। सॉरी, 2000 से लेकर 5000 तक आप मंथली कंट्रीब्यूट करोगे, मंथली कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये तीनों अलग अलग स्कीम्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये तीनों ही जन सुरक्षा स्कीम है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। पक्कल डैम प्रोजेक्ट कौन सा है? देखो, पक्कल डैम प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है चेनाब के ट्रिब्यूटरी रिवर के ऊपर, यानी कि मरुसुदार रिवर। देखो, मरुसुदार रिवर भैया ये आपको कहां देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पकल दुल प्रोजेक्ट, ठीक है। किस टाइप का प्रोजेक्ट है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने वाला है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जनरेट कैसे करेंगे? डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो ये 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब आप पूछोगे सर अचानक से ये न्यूज क्यों? तो अभी हुआ क्या भैया, है ना, इंडस ट्रीटी जैसे ही ब्रेक हुआ, इंडस ट्रीटी को जैसे ही पुनर्विराम जो है वो लगाया गया, वैसे ही हमने ये जो पकल दुल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम जो है वो तेजी से करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? तेजी से काम करना शुरू कर दिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि मरुसुदार रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। चलिए, हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स ब्रह्मोस यूनिट इन लखनऊ? ब्रह्मोस, है ना,
याद रखना ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका, तो डीआरडीओ इंडिया का एंड रशिया का, ठीक है। इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और बताओ रशिया की कौन सी रिवर जिसके नाम पे ब्रह्मोस, मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है, ब्रह्मोस रखा गया है। याद रहे ये रामजेट, रामजेट सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, क्रूज मिसाइल होने वाला है। इसे आप लॉन्च कर सकते हो, है ना, इसे आप लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हो, शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो, सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो। ये कब से काम कर रहा है, नवंबर 2005 से काम कर रहा है, नवंबर 2005 से ये काम कर रहा है, ठीक है। डीआरडीओ प्लस यूएसए का मोस्कवा, है ना, एमओएस केवीए, एमओएस केवीए, ये भी एक रिवर है, ये आपको रशिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों रिवर के नाम से ही ब्रह्मोस का नाम रखा गया, इन दोनों के नाम से ही ब्रह्मोस का नाम रखा गया, ठीक है। रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, लैंड, एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन कहीं से भी लॉन्च कर दो। तो भैया इसकी एक यूनिट को इनॉग्रेट किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है तो इंडिया हैज साइंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन मई 2025 विद विच कंट्री। तो रिसेंटली अगर आपको याद हो यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया आफ्टर 3 years ऑफ नेगोशिएशन, आफ्टर 3 years ऑफ नेगोशिएशन। तो यहां पे आप देखोगे अब क्या हो रहा है, अब दोबारा से एक अग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, किस देश के साथ, चिली के साथ, है ना। इस अग्रीमेंट में क्या होगा, वही इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, एमएसएमईज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, स्पेस के सेक्टर में ध्यान दिया जाएगा। तो इन सभी एरियाज में हम लोग कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने होगा, राजनाथ सिंह का, ठीक है, वेरी गुड। चलो वही मई 26 से लेकर 30 तक ये मीटिंग चलने वाली है, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सारी रीजन्स में काम होने वाला है। यूएस चाइना ट्रेड डील टॉक्स रिसेंटली बिगन इन विच सिटी। तो यहाँ पे देखिए जेनेवा के अंदर, है ना, अभी देखोगे टैरिफ वॉर जो है हमें देखने को मिला था, टैरिफ वॉर देखने को मिला था, और यूएसए ने सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो चाइना पे ही लगाया था। तो अब देखो दोनों को नुकसान हो रहा है ना, दोनों को नुकसान। देखो टैरिफ ठीक है, एक हद तक टैरिफ लगाना ठीक है, टैरिफ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए भी टैरिफ लगाया जाता है, ठीक है। अपने ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए भी टैरिफ इंपोज किया जाता है, बट बहुत ज्यादा टैरिफ जो है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला देश भी तो मजबूत है, वो भी तो टैरिफ इंपोज करेगा, ठीक है। तो टैरिफ में नुकसान उस देश का होता है जो देश सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है ना। मान लो एक्स है और वाई है, ये भी एक कंट्री, ये भी एक कंट्री, इसने भी 120% टैरिफ लगा दिया, इसने भी 120% टैरिफ लगा दिया। अब मान लो ये माल बेचता है 10 रुपए का, ये माल बेचता है 100 रुपए का, ठीक है। तो जब टैरिफ लगाएगा, जब टैरिफ दोनों ने बराबर लगा दिया, तो आप देखोगे एक्स तो 10 रुपए का ही माल बेच रहा है, बट वाई 100 रुपए का माल बेच दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे इसको होने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है, जिसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है उसको होने वाला है, ठीक है। आओ, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड मे 8 एज विक्ट्री डे। देखो विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन ना आप देखोगे, विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन रशिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। 1945 9th में जब सोवियत यूनियन ने, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, है ना, नाजी जर्मनी को हराया था,
नाजी जर्मनी को हराया था। और एक विक्ट्री डे का अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है, कौन अनाउंस कर रहा है? 8 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा, यूएसए सेलिब्रेट करेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के समाप्ति पर। तो यूएसए ने 8 मई को डिक्लेयर किया है विक्ट्री डे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे, है ना, अभी राजनाथ सिंह, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था बट नरेंद्र मोदी जी नहीं जा पाए, राजनाथ सिंह ने रिप्रेजेंट किया। अवार्ड्स अवार्ड्स की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिल रहा है? तो ला प्रेंसा, है ना, ला प्रेंसा। लास्ट वाला आप देखोगे, लास्ट ईयर यानी कि 2024 में लिख लो, 2024 में पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को अवार्ड मिला था। और ये अब अवार्ड किसको मिल रहा है? निकरगुआ के न्यूज एजेंसी कह लो, ला प्रेंजा, ठीक है, ला प्रेंजा। क्लियर है? आओ नेक्स्ट न्यूज मिसलिनियस है हमारे पास, क्या कह रहा है देखिए। तो सोंगार ड्रोन्स जो है वो दिया गया था, किसके द्वारा? टर्की के द्वारा। किसको? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने अटैक वटैक किया, ठीक है। बट हालांकि हमने सारे ड्रोन्स को मार गिराए। ये पुरानी न्यूज़ है वैसे तो, बट ठीक है। आपसे ड्रोन का नाम पूछ सकता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन चक्रा 5, है ना, ऑपरेशन चक्रा इससे पहले भी हमने सीबीआई का देखा था, जहां पे हमने देखा था डिजिटल अरेस्ट, है ना, डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो चल रहा है उसके खिलाफ जो है चक्रा 5 को इनिशिएट किया गया था। तो ये चक्रा 5 अभी तक चलता आ रहा है और यहाँ पे सिम फ्रॉड रैकेट को यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिया गया है। इसके बाद देखिए, जो गवर्नमेंट स्टैंप वाले लोग हैं, है ना, जो गवर्नमेंट स्टैंप पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना, उनको पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखा जाएगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन बुनियाल अल मरसूस किसने लॉन्च किया था? तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, ठीक है, हालांकि हमने इसे वो कर दिया। उसके बाद इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि एंटी माइक्रोबायल्स का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे एक्वाकल्चर के अंदर, ठीक है। एंटी माइक्रोबायल्स का इस्तेमाल हम लोग एक्वाकल्चर के अंदर, पानी वानी के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद जगदीप धनखड़ जी, भैया आप देखोगे, है ना, एक किताब को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ठीक है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग 11 मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज, आई होप ये सारी न्यूज आपको कंफर्म हो गए होंगे। यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।